गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए हूँ। आज हमारा टॉपिक है भूकंप, अर्थक्वेक। मूल रूप से ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर वनडे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या बड़े लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी इससे सवाल अब पूछे जाते हैं। जैसे सिस्मोलॉजी क्या है या भूकंप विज्ञान को क्या कहा जाता है, उसके मापन यंत्र के बारे में बार बार सवाल पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो तरंगें उत्पन्न होती है उनके बारे में पूछे गए हैं। दूसरी बात है कि एक ऐसा टॉपिक है जो हमें जानना चाहिए। पृथ्वी में कुछ ऐसे हलचलें होती हैं, पृथ्वी की आंतरिक हलचलें, जो हमें समझ से परे हैं हमारे लिए। तो इनको समझना कि पृथ्वी में हलचल किस तरह से होती है, भूकंप विज्ञान को जानना जरूरी होता है। मूल रूप से पौराणिक चीज़ों को अगर समझा जाए या प्राचीन समय में कि कुछ अवधारणाओं को समझा जाए, जैसे हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है कि शेषनाग पर पृथ्वी टिकी हुई है और अगर शेषनाग हिलते हैं, अपने फन को हिलाते हैं, तो आपकी पृथ्वी जो है हिलती है। इस तरह की अवधारणा थी। आज भी बहुत सारे धार्मिक मान्यताओं में ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन विज्ञान ने इस बात को नकारा है। और जहाँ तक अभी के रिसर्च का जो भी हमारे पास चीज़ें आई हैं या जो भी मटेरियल्स हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल रूप से पृथ्वी जो है वो आंतरिक संरचना को अगर अध्ययन किया जाए तो मूल रूप से पृथ्वी क्रस्ट, मैंटल और कोर, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना, अगर पृथ्वी को एक तरबूजा, जैसे तरबूजा आप कभी टेस्ट करते होंगे या टेस्ट करवाता होगा तो कुछ ऐसे काटता है, तो उस स्थिति में अगर इसको पृथ्वी को भी काटा जाए सेंटर से, ये पृथ्वी का सेंटर हो गया, ये वो पोर्शन है जिस पर हम लोग खड़े होते हैं, सरफेस जिसको बोल रहे हैं। तो इसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं। क्रस्ट, ये आपका क्रस्ट है, भूपर्पटी इसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन होता है जो 2900 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है, ये है मेंटल। और मूल रूप से जो सबसे लास्ट का पोर्शन होता है इसको हम लोग कोर बोलते हैं, क्रोड भी इसको कहा जाता है। तो ये पृथ्वी के जो तीन पोर्शन आप देख रहे हैं, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो मूल रूप से हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो मेंटल लेयर है उसमें मैग्मा चेंबर है। मैग्मा चेंबर इन द सेंस पिघली हुई रॉक्स या बहुत सारे खनिज पदार्थ जो पृथ्वी के टेम्परेचर के कारण, आंतरिक टेम्परेचर के कारण इतना गर्म है पृथ्वी कि उनके कारण ये पूरा जो है पिघला हुआ अवस्था में है। जैसे कुछ विद्वानों ने, होम्स ने या कोबर महोदय ने जब पर्वत निर्माण सिद्धांत को दिया तो उस सिद्धांत में बात रखी गई थी कि मैग्मा चेंबर जो है वो चल रहा है। मैग्मा जो है, कोई भी चीज़ को अगर गर्म करेंगे तो उसमें गति होगी। इस चीज़ को आप बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग घरों पर प्रेशर कुकर में भोजन का निर्माण करते हैं और प्रेशर कुकर अगर 5 लीटर, 2 लीटर या 3 लीटर की है तो उसमें हम पानी भरते हैं और उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। आप देखते हैं कि प्रेशर कुकर प्रेशर क्रिएट करता है और उसकी जो सीटी होती है वो ऊपर की तरफ आता है और गैस बाहर रिलीज हो जाता है। अगर ये नहीं क्रिया हो, अगर प्रेशर कुकर की सीटी जो है बाहर गैस को रिलीज ना करे, तो आप कभी सुनते भी होंगे कि वो विस्फोट करता है और इसका विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि छत को भी उड़ा सकता है। अब सोचिए कि अगर एक छोटा सा प्रेशर कुकर जो 5 लीटर का है या 2 लीटर का है, वो इतनी शक्ति, एनर्जी क्रिएट कर सकता है, उसकी वाष्प शक्ति इतनी ज़्यादा है। चाय बनाते समय इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, पानी जो है सर्कुलेट करता है। सबसे नीचे का जो पानी होता है वो गर्म होता है, ऊपर की ओर आता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे की जगह को भरने के लिए दौड़ता है और इस तरह से एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है। इसको संवहनीय धाराएं बोलते हैं। तो मूल रूप से मैग्मा चेंबर के बारे में भी कहा जाता है कि ये सर्कुलेट करता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है और धरती के पोर्शन को पुश करता है। जब भी ऊपर की तरफ आता है तो धरती के पोर्शन को ये पुश करने का प्रयास करता है। इसको सिंपल तरीके से कहा जाए तो उसको जहाँ भी कमजोर धरती की लेयर को मिलता है उसको फाड़ के निकल जाता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी क्रिया के रूप में देखते हैं। लेकिन हाँ, जो पुश करने की ताकत है उसकी, अगर वो पुश कर रहा है और धरती उससे सख्त हो रही है, हिल रही है, तो इसको सिंपल भाषा में हम लोग अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। ये एक लॉजिक है, ये एक थ्योरी है जिसको होम्स और कोबर ने लाया। आज मान्य भी है इस सिद्धांत को
लेकिन मूल रूप से जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम करते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी के नीचे काफ़ी रॉक्स है, चट्टाने हैं, या पृथ्वी के ऊपर भी बहुत सारे रॉक्स हैं। पृथ्वी का हिलना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी चाहे ऊपर की तरफ हिले, उसका सरफेस हिले, इन द सेंस जैसे पहाड़ी माउंटेन क्षेत्र में हम है और उसके पर्वतों के खसकने से, माउंटेन्स के बड़े बड़े चट्टानों के खसकने से अगर आसपास की पृथ्वी हिलती है तो भूकंप का हिस्सा है। जनरली हमारे दिमाग में आता है कि भूकंप मतलब नुकसान हो जाना या धरती फट जाना या समथिंग ऐसा चीज़ होना जो आंतरिक क्रिया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रोड पर खड़े हैं या ट्रेन की पटरी के किनारे खड़े हैं और धरती सक कर रही है, भूकंप का हिस्सा नहीं है, लेकिन समथिंग वैसा ही कुछ भूकंप होता है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्रिया होती क्यों है। तो जनरली अगर शब्दों को कम किया जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि चट्टानों में कंप्रेशन, एक प्रेशर पड़ता है चट्टानों के टूटने से या खिंचाव से। चूंकि चट्टाने, आधुनिक शोधों ने, आधुनिक रिसर्च ने यह साबित किया है कि चट्टान जो हैं वो भी टूटते हैं, उनमें भी दबाव पड़ता है, और चट्टाने जो पृथ्वी का निर्माण करती हैं उनका खिंचाव होता है। जब वो टूटती हैं तो उससे कई तरह की तरंगें निकलती हैं, और ये तरंगे मूल रूप से आपको भूकंप को क्रिएट करती हैं। जैसे इसको समझा जा सकता है, फोकस। फोकस वह स्थान होता है जिसको भूकंप मूल कहा जाता है, जहां से आपको तरंगे उत्पन्न होती हैं। मीन्स भूकंप की तरंगे जहां सबसे पहले क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है, वो है फोकस। फोकस मूल रूप से जमीन के नीचे का पोर्शन होता है, जहां चट्टानों की टूटने से, कंप्रेशन से या खिंचाव से ये चीजें उत्पन्न होती है। अब जब फोकस पर उनकी तरंगे उत्पन्न हुई तो वो सबसे पहले जहां स्ट्रक करती है, धरती के ऊपर जाकर सबसे पहले जहां वो मारती है, उसको एपिक सेंटर कहा जाता है, अधिक केंद्र। ये जनरली पूछता है फोकस, इंग्लिश में याद रखिएगा, भूकंप मूल इसको कहा जाता है हिंदी में, एपिक सेंटर। ये बार बार पूछता है आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के, जिसको अधिक केंद्र कहा जाता है। वो पोर्शन, वो जगह जहां भूकंप की तरंगे सबसे पहले स्ट्रक करती हैं या सबसे पहले आती हैं। तो ये धरातल का वो पोर्शन है जहां पर भूकंप की पहली लहर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद वो स्प्रेड करती है, उसके बाद वो धरातल पर दूसरे भागों में स्प्रेड करती है। और इस चीज को समझने के लिए बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि मूल रूप से जैसे कि आप अगर किसी तालाब के किनारे बैठे हैं और अगर आप कंकड़ मार रहे हैं, तो जो कंकड़ मारते हैं उसके कारण जो रिपल्स या लहरें बनती हैं, तो आप देखिएगा एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है, और जितना जोर से पत्थर को आप तालाब में मारिएगा, सर्कुलेशन उतना तेजी से बनता है। यही लहरें जो हैं हमको मूल रूप से भूकंप की तरंगे हैं, वो तालाब के किनारे तक जाने का प्रयास करती हैं। प्रेशर जितना होगा आपके मारने का, चट्टान या पत्थर को जितना जोर से मारिएगा, उतने ही तेजी से वो क्रिएट करती है लहरों को। और सेम चीज, समथिंग आपको कुछ ऐसा ही भूकंप क्रियाओं के साथ होता है। तो एपिक सेंटर वो जो है वो जगह है जहां सबसे पहले भूकंप की तरंगे आप महसूस करते हैं। कई रिसर्च के अनुसार ऐसा पाया गया कि जो धरती पर भूकंप आता है वो बहुत ज़्यादा घातक होता है। इसको हम लोग जनरली इस विज्ञान को जिसमें हम भूकंप का अध्ययन करते हैं उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, मीन्स भूकंप विज्ञान इसको कहा जाता है। तो इंग्लिश में जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भूकंप विज्ञान नहीं करके आता है, सिस्मोलॉजी करके आता है। जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जनरली आप देखते होंगे कि फिल्मों में या टीवी पर कि एक ऐसा मशीन लगा होता है जो हार्ट सर्कुलेशन को बताता है, पेशेंट लेटा हुआ है, तो इस तरह की ही कुछ लहरें आपको सिस्मोग्राफ करके एक मशीन आता है तो रीड करता है। मीन्स भूकंप की लहरों को, उनकी तरंगों को रीड करता है, वेव्स को, और उसके अनुसार उसको विश्लेषण किया जाता है कि ये क्या है, किस स्तर के हैं और किस तरह की तरंगे हैं और इनकी विनाश क्षमता जो है कितनी है। इस चीज़ को और समझा जाए, जैसे कि मान लीजिए अगर रिएक्टर स्केल पर, जिस पर हम भूकंप को नापते हैं, रिएक्टर स्केल पर किसी बड़े शहर में भूकंप 3.5 है और एक बहुत बड़ा गांव है जो कि बहुत सघन नहीं बसा हुआ है और वहाँ भूकंप जो है आपको 4.5 है या 5 के आसपास है, तो ऑब्वियस जो नुकसान होगा वो बड़े शहर में होगा। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि शहरों में सघन आबादी होती है, मकानों का निर्माण लंबा होता है, अपार्टमेंट कल्चर जैसे हम कह सकते हैं,
और वहाँ बचाव के लिए आपके पास स्पेस नहीं है, आप बाहर बहुत कम निकल सकते हैं। तो भूकंप में अगर हल्के भी झटके आपको महसूस होते हैं, जहाँ सघन आबादी है, मकान बहुत सघन बसे हुए हैं, तो वहाँ नुकसान, वहाँ रिएक्टर स्केल पर कम भूकंप अगर नापा जा रहा है, उसके बाद भी वहाँ नुकसान ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये जो वर्क है या सिस्मोग्राफी जो वर्क करता है वो लॉगरिथम स्केल के अनुसार काम करता है। मीन्स कहने का अर्थ है नुकसान का 10 गुना के अनुसार ये वर्क करता है, उसके अनुसार ये कैलकुलेशन अपना करता है। ठीक है, अब वेव्स की बात करें। जो वेव्स धरती से निकलते हैं, जो लहरें निकलती हैं, जो नुकसान पहुंचाती हैं, वो क्या है और कैसे होते हैं। तो हम वेव्स को, जो भूकंप की तरंगें निकलती हैं, उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला बॉडी वेव्स, जिसको हम लोग शारीरिक लहरें या शारीरिक तरंगे कहते हैं, और दूसरा होता है सरफेस वेव। मीन्स 2 तरह के वेव्स हमको देखने को मिलते हैं भूकंप में। पहला बॉडी वेव जो बोल रहे हैं, बॉडी वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मूल रूप से पृथ्वी के आंतरिक भागों में, उनके शारीरिक चीज़ों में, मीन्स कोर, मेंटल और क्रस्ट के हिस्से में ये ट्रेवल करती है। तो ये आपको मूल रूप से बॉडी वेव्स होती है। इसके अंतर्गत 2 वेव्स आते हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव को प्रेशर वेव भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रेशर द्वारा क्रिएट होता है। ये पहला वेव है, प्राथमिक इसको तरंग कहा जाता है। इसका स्पीड आपको 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक हो सकता है पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी जो गति होती है, जैसे एपिक सेंटर से क्रिएट हुआ, तो मूल रूप से ये साउंड वेव की तरह चलती है, साउंड वेव की तरह ये मूल रूप से चलती है। तो इसलिए ये जो है आपको उतना विनाशकारी नहीं होता। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर फोकस से एपिक सेंटर पर प्राइमरी वेव ट्रेवल करके गई, तो ये मूल रूप से एक इंडिकेशन है कि भूकंप के झटके अब आने वाले हैं। सेम 21 मिनट बाद, जैसे फोकस से एपिक सेंटर तक प्राइमरी वेव ट्रेवल की और जस्ट 21 मिनट बाद ये अपने ऑपोजिट साइड के धरती को भी टच करती है, वहाँ के भी पोर्शन को ये टच कर लेती है। तो प्राइमरी वेव जो है मूल रूप से सॉलिड, लिक्विड और लगभग सभी पोर्शन में धरती के ट्रेवल करती है। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जब आंतरिक, धरती के आंतरिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और आंतरिक संरचना के बारे में जब हम लोग बताएंगे, तो उस समय आपको इस पर विस्तृत चर्चा किया जाएगा। सेकेंडरी वेव क्या है? मूल रूप से सेकेंडरी वेव जो है प्राइमरी वेव के बाद क्रिएट होता है। ये भी बॉडी वेव्स ही है, लेकिन ये इसके बाद क्रिएट होता है। इसका स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर सेकेंड या 1 से 8 किलोमीटर तक हो सकता है सेकेंड के अनुसार। पर सेकेंडरी वेव्स मूल रूप से नाम से ही स्पष्ट है, ये प्राइमरी वेव्स के बाद आने वाली लहरें हैं। हाँ, लेकिन ये इससे ज्यादा घातक होती हैं। क्यों? क्योंकि ये वेव्स जो है आपको समथिंग, जस्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से लहरें चलती हैं उस तरह से इनका मोशन होता है, या स्प्रिंग, जो स्प्रिंग आप खींचते हैं और देन उसको छोड़ देते हैं, तो उस तरह से ये नुकसान ज़्यादा करती हैं। मीन्स प्राइमरी वेव से ज़्यादा नुकसान जो है सेकेंडरी वेव्स में। स्पीड कम है, इसके बाद भी नुकसान इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब ये जस्ट एक तरह से काफ़ी डेप्थ की तरफ जाते हैं और फिर हाई लेवल की तरफ अकर करते हैं। ठीक है, देन सरफेस वेव की तरफ आते हैं। सरफेस वेव भी 2 तरह का होता है मूल रूप से। एल वेव्स, जिसको हम धरातलीय वेव्स कह रहे हैं, सरफेस वेव, मतलब ये धरती के धरातल पर ही होते हैं, ये बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। धरती का जो सरफेस है उसी के आसपास ये वेव्स रह जाते हैं और वहीं ये समाप्त हो जाते हैं। तो सरफेस वेव में लॉन्ग वेव है, तो HEH करके एक विद्वान थे, उन्हीं के नाम से लॉन्ग वेव का नाम रखा गया, और इसका स्पीड जो है 3 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास है। लॉन्ग वेव जो है धरातल के आसपास होता है, लेकिन ये सबसे विनाशकारी है। इसका स्पीड पर मत जाइएगा, ये सबसे ज्यादा विनाश करता है। मूल रूप से ये जब चलता है तो जिगजैग मीन्स आगे पीछे की ओर ये पुश करता है चट्टानों को या फिर धरातल को, तो इससे जो नुकसान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद रेलिफ वेव होता है, ये भी एक सरफेस वेव है और ये उससे ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि इसका जो सर्कुलेशन होता है वो समथिंग लहरों के में कुछ ऐसे होता है। तो ये जो लेयर वाइज जब चलता है तो इससे सर्वाधिक नुकसान होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो वेव्स आते हैं, जो तरंगे क्रिएट होती है भूकंप में, वो काफ़ी विनाशकारी होते हैं। प्राइमरी वेव, सरफेस वेव को बॉडी वेव कहा जाता है। एल और आर,
इन द सेंस लॉन्ग वेव और रेफेल वेव को आपको सरफेस वेव कहा जाता है। तो इस आधार पर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं मीन्स P से S की तरफ घातक या इनका जो क्षमता होता है नुकसान पहुंचाने का वो ज़्यादा होता जाता है। भूकंप एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी रिसर्च जारी है, क्योंकि भूकंप का प्रिडिक्शंस जैसे हम बोल रहे हैं कि आज हम इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन आज भी मानव के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है। आप इसका लेखन कर सकते हैं भूकंप लेखी यंत्रों पर या सिस्मोग्राफी जो है उस पर आप इसका लेखन करते हैं आने के बाद, आप इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो नुकसान जो होता है वो आप बिल्कुल इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप रुक सकते हैं या जैसे बाढ़ आ रहा है तो बता सकते हैं कि नहीं बाढ़ आने वाला है, वर्षा 24 घंटे में आने वाली है, आप भूकंप के बारे में नहीं बता सकते। सेम क्रिया धरातल पर जो हो रही है, जो आपकी जमीन पर आपको दिखाई देती है, जमीन का फट जाना, बालू निकलना या गर्म पानी का झरना बन जाना, सेम क्रियाएं आपको समुद्र के नीचे होती है और उनकी क्षमता के अनुसार वही इफेक्ट वो समुद्र में भी करती हैं। समुद्र में जब भयंकर आपको भूकंप आते हैं तो हम लोग सुनामी कहते हैं, मीन्स समुद्र के लहरें जो हैं आपको कई मीटर ऊपर तक ट्रेवल करती हैं। जो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है वो काफ़ी नुकसान करती है और ये भूकंप का एक ऐसा क्रिएशन है जो समुद्र के नीचे होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज के समय में जो भी हम विज्ञान के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है भूकंप की गणना में या उसकी भविष्यवाणी में। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही हमारे क्लास में। पिछले क्लास में इसको और चर्चा हम करेंगे जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझेंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आइए, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट क्लासेज में। तो इस चैप्टर को पढ़िए और इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दैट्स ऑल।